जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूएस भारत की टेंशन कम होने का नाम लेती नहीं है और अब एक नया पहलू, उसका नया तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा पुराना पहलू, लेकिन एक छोटा सा थोड़ा टाइम तक भूला हुआ पहलू वापस बाहर आता है। ये पहलू का नाम है निखिल गुप्ता, और आपको ये याद होगा निखिल गुप्ता एक ऐसे सो कॉल्ड रा के एजेंट हैं जिनको यूएस ने पकड़ा है ऑन द एक जो चार्ज उनके ऊपर लगाया है कि भाई पन्नू को ठोकने के चार्ज में उनको वहां पर पकड़ा गया था। नाउ अगर या ये स्टोरी पे जाइए, ये बोलते हैं कि भाई पन्नू के चार्ज में ये सब पकड़ा गया था और यही उसी टाइम पे हो रहा था जब हरदीप सिंह निज्जर को ठोका जा रहा था, उसी टाइम के करीब की बात है। तो यूएस की तरफ से जो एलिगेशन है कि भारत अपनी रा की एजेंसी को यूज करके, आरएनएडब्ल्यू को यूज करके, रा बोलते हैं इसको सब लोग मजे में, बट इनको यूज करके यूएस की सॉइल के अंदर लोगों को ठुकवा रहा है। इसी में आपने जैसे सुना, यही एलिगेशंस कनाडा की तरफ से भी आए कि भाई हरदीप सिंह निज्जर को भी रॉ ने ठोका है। इसी बीच में पाकिस्तान भी कूद गया कि देखो जी, राब हमारे भी घर में बहुत सारे आके ठोक रहा है। अब ये चीज काफी एक इलेक्शन का मुद्दा बनी तो नहीं, बट काफी सारे इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आए और हमारी गवर्नमेंट के लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई जो भी ऐसा होगा उसको घर में घुस के मारेंगे। नाउ यही स्टेटमेंट्स को उठा के काफी ट्विस्ट किया जाता है। ये पूरी स्टोरी आई थी गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, ऐसी किसी एक एक न्यूज़पेपर के अंदर। ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, जहां पर इन्होंने पूरा ये जो एक सो कॉल्ड कंस्पिरेसी थी उसको इलेबोरेट किया था। CC1 CC2 ये वो टैप वो पूरा पूरा कुछ इन्होंने बताया था कि ये पूरा ऐसे प्लॉट है और अलेजेडली $15,000 पन्नू पन्नू को ठोकने के लिए इन्होंने ऑलरेडी निखिल गुप्ता ने एडवांस दिए थे। अब ये एडवांस किसको दिए थे? एडवांस दिए थे डीईए एजेंट्स को या और एफबीआई के अंडरकवर एजेंट्स को, जो अमेरिकन एजेंट्स हैं। और तभी बेसिकली अमेरिका बोलता है कि हम तो एक अंडरकवर ऑपरेशन कर रहे थे, तभी हम इसको पकड़ पाए। ना ये भाई भाग गए थे चेक रिपब्लिक में, जहां पर प्राग में इनको पकड़ा गया और वहां पर करीब 5-6 महीने तक जेल में थे। उसके बाद जून में जैसे ही भारत के इलेक्शन के रिजल्ट्स वापस आए, मेरे ख्याल से 15 या 17 जून को इनको एक्स्ट्राडाइट किया गया। वहां से इनको निकाला गया चेक रिपब्लिक से और इसको यूएसए की तरफ लेके गए। ना इनका एक आर्टिकल आया है संडे गार्डियन के अंदर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। उसमें इतना ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इट टेल्स यू सर्टेन थिंग्स कि भाई ये पूरी गेम क्या है और क्या चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। इन्होंने बोला कि उस आर्टिकल में बोला कि भाई मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे मेरे के ऊपर तो फॉल्स चार्जेस लगाए हैं। और एज अ मैटर फैक्ट ये केस जो था, ये इलेक्शन जब भारत में हो रहा था, उस इलेक्शन को इंटरफेयर करने के लिए अमेरिका ने ये केस लगाया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब देखो, मेरे को तो पिछले जून में उठा के ले लिया था ये लोग, तो चेक रिपब्लिक में मेरे को उठा लिया था। मेरे को यहाँ पर इन लोगों ने काफी टॉर्चर करा। एज अ मैटर फैक्ट इनकी रिपोर्ट्स भी आई थी कि चेक रिपब्लिक के प्रिजन्स के अंदर इनको पोर्क और बीफ खिलाया जा रहा है, बाकी कोई और खाना नहीं दिया जा रहा। ये वो काफी चीजें आई थी। उसके बाद काफी एक डिप्लोमेटिक टसल चलता रहा बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड चेक रिपब्लिक, जहां पर चेक रिपब्लिक पर काफी टाइम तक प्रेशर इंडिया बना के रखा कि इसको एक्स्ट्राडाइट मत करिए। बट इन एनी केस आपको पता ही है, यूएस विल ऑलवेज इन दिस काइंड ऑफ केसेस, ये जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, उसके अंदर से उसका रास्ता तो वो निकाल ही लेंगे। तो वो रास्ता निकाल के इसको वो वापस अमेरिका ले गए। नाउ देखिए, वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह की इसके ऊपर स्टोरीज बनाई, उससे तो ऐसा दिखता है कि भैया ये रा का एजेंट, मतलब यही एक रा का एजेंट है, बाकी तो कोई है नहीं इस पूरे प्लॉट में। आपने आपको याद होगा कि इन्होंने समंत गोयल साहब, जो हमारे चीफ थे रॉ के, एंड ऑफ कोर्स अजीत डोवल जी, उनके भी नाम पूरी तरह से लिखे हुए हैं कि ये उनके निगरानी में ये चीज हो रही थी। ये कहीं ना कहीं एक हिंट था मोदी गवर्नमेंट को कि साहब, अगली गवर्नमेंट जब आप आएगी, आप अजीत डोवल को मत रखना। यहाँ पर आप देखिए, जब एनएस डेप्यूटी एनएसए सॉरी एनएसए आई थिंक जेक सलिवन साहब आ रहे थे नई मोदी गवर्नमेंट से मिलने के लिए इनॉग्रेशन के बाद, उस उनके आने से एक दिन पहले इन्होंने एक दो दिन पहले इन्होंने अजीत डोभाल को नॉमिनेट करा। और ये उसी टाइम का टाइम पीरियड था, वो एक दो दिन पहले का टाइम पीरियड था जब मोदी साहब भी G7 जा रहे थे, जहां पर अलेजिडली बाइडेन के साथ कुछ मीटिंग होनी थी। वो मीटिंग तो हुई नहीं, यहाँ पर तो मोदी साहब ने उनको सबको स्नब कर दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3 कंट्री से कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ हैंडशेक फोटो वोटो हुआ, बस कोई बाकी मीटिंग नहीं हुई। बाकी जितनी भी कंट्रीज थी वहां पर G7 के समिट में, जो भी इन्वाइटीज कंट्रीज भी थी, उनके साथ भी मीटिंग हुई। बाइडेन जर्मनी बाइडेन फ्रॉम अमेरिका, जर्मनी के शोल्स और जस्टिंदर सिंह ट्रूडो अपने कनाडा के, वहां ये 3 कंट्रीज के साथ मीटिंग नहीं हुई थी। तो ये देखिए, एक एक बोलते हैं ना, एक एक पावर टसल है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ऑब्वियसली अमेरिका बहुत पावरफुल है इन चीजों के अंदर, बट कहीं ना कहीं आप देखिए, ये एक ऑब्वियसली एक डिप्लोमेटिक गेम है जहां पर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश
ऑब्वियसली की जा रही है। इनके जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 13 सितंबर को, तो बेसिकली अगले महीने से इनकी काफ़ी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएँगी एंड यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ कमिंग आउट। ये वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ विल स्टार्ट कमिंग आउट। इनकी जो इंडाइटमेंट लिखी थी जहाँ पर न्यूयॉर्क कोर्ट में जो ये फाइल किया था, जिसके बेसिस पे इनको अरेस्ट किया था, वो लिखा गया था एक लॉयर ने जो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन में काम करता है। तो यहाँ पर आपको पता ही चल जाना चाहिए कि क्या गेम है। ये बोलते हैं कि साहब मेरे को जेल करा हुआ है एमपीसी जेल जो है एक ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर एंड कहते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी पुअर सेफ्टी कंडीशंस हैं कि करीब-करीब 2-4 मर्डर हो चुके हैं, 25-30 स्टैबिंग्स हो चुकी हैं पिछले 2 महीने के अंदर। कहते हैं मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट लिख-लिख के परेशान हो गया हूँ कि ये जगह सेफ नहीं है और मेरे को कहीं और ट्रांसफर किया जाए। ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि अमेरिका के जेल के अंदर 2 महीने में 4 मर्डर, 25 स्टैबिंग इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो आपको समझ में आता है जो अमेरिका की एक जो वायलेंट स्ट्रीक है, वो इनके जेलों के अंदर भी भरी हुई है। ऑल्दो इनके जेल तो एकदम वीआईपी टाइप्स हैं, ठीक है? फुली एयर कंडीशन, फुली दिस, फुली दैट, लेकिन आप देख लीजिए किस तरह के लोग वहाँ पर अंदर हैं कि वो एक-दूसरे को और किस तरह की वो पुलिसिंग करते हैं जेल्स के अंदर कि वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। उसके बाद बोला कि साहब मैं एक छोटा-सा बिज़नेसमैन हूँ, मैं मार्बल, स्टोन इन चीज़ों में डील करता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि कई रिपोर्ट्स आई थी जहाँ पर पता चला था कि इन्होंने ये काफ़ी वेपन-शेपन्स में डील करते हैं और कहीं न कहीं नारकोटिक्स के अंदर भी कोई इनकी डीलिंग्स रही हैं। आई एम नॉट श्योर, आई कांट कन्फर्म दैट, बट कहीं न कहीं ऐसा कुछ है। द शेयर फैक्टर कि भई जो अमेरिकन डीईए ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी इनको ट्रैक कर रही थी, दैट टेल्स यू दैट व्हाई वुड द डीईए ट्रैक हिम? ठीक है, ड्रग एनफोर्समेंट से और एक मर्डर प्लॉट से क्या कनेक्शन है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक अमेरिका ने नहीं दिया है। अगर ये कोई एक रेगुलर क्राइम होता या असैसिनेशन प्लॉट होता तो एफबीआई को जलना चाहिए था बिकॉज़ व्हिच इज़ द रेगुलर क्राइम सॉल्विंग एजेंसी ऑफ अमेरिका, लेकिन डीईए इसको ट्रैक कर रही थी। कहते हैं कि जी इन्होंने बोला उस इंटरव्यू में कि ये जितनी भी मीटिंग्स की ये जो रेफरेंसेस अमेरिकन्स ने करी हैं अपने आर्टिकल्स में, अपने केसेस के अंदर, ये हुई थी रियल एस्टेट की, बिकॉज़ मैं एक नया रियल एस्टेट का एक सेगमेंट खोल रहा था, तो ये रियल एस्टेट के चक्कर में मीटिंग्स हुई थी जहाँ पर ये लोग मुझसे मिले थे और मुझे क्या पता यार कोई अगर रॉ एजेंट है कि कोई सीआईए एजेंट है, मुझे क्या पता चलेगा, मैं तो उनसे सिर्फ एक मीटिंग के तौर पे गया था। तो ये उन्होंने कहा जब उनसे सवाल किया गया कि साहब आप आपकी तो मीटिंग्स रॉ के साथ, बंदों के साथ हुई है एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप उसके बारे में क्या बोलते हैं? उसके बाद बोले कि साहब मेरे को तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एक बंदे को एक जेल सेल के अंदर 23 घंटे, 22 से 23 घंटे एक दिन में रखा जाता है। 1 घंटे के लिए उसको बाहर घूमने की मोहलत होती है, लेकिन वो अकेला एक ही जगह में खड़ा रहता है, अंदर ही रहता है और कहते हैं कि जी मेरे को बिल्कुल भी अपनी फैमिली के साथ टच में रहने नहीं दिया जाता। इतनी सारी ईमेल्स हैं, टेलीफ़ोन कॉल्स हैं, मैं बारली उनके साथ बात और कम्युनिकेट कर पाता हूँ। मैंने इसके बारे में एमईए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए जून में, मैंने उसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च करी तो पता चला कि एमईए ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि अभी तक कोई काउंसलर एक्सेस की रिक्वेस्ट भी नहीं आई है उनकी तरफ से। हमारी तरफ से कुछ हम लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द अमेरिकन्स आर नॉट बेसिकली अलाउइंग इट। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, कल मैं थोड़ा-सा इसके बारे में रिसर्च जब कर रहा था, तो मेरे पास एक एक काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट सा आया जिसको मैंने थोड़ा खोल-खाल के फिर एक्चुअल वेबसाइट पे जाके देखा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओपन सीक्रेट्स, जहाँ पर डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी के एक्सपेंसेस हैं 2016 के वहाँ पर रखे हुए हैं। उनको ज़रा आप अगर फ़िल्टर करके देखेंगे तो निखिल गुप्ता को कोई पैसे दिए जाते थे। अब मुझे नहीं पता ये वही निखिल गुप्ता है कि कोई और निखिल गुप्ता है, मुझे नहीं पता। बट सेम नाम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव देयर। उसके बाद अब मुझे आई एम बीइंग वेरी क्लियर कि वो मैंने वेबसाइट में देखा, इट इज़ देयर, बट आई डोंट नो वेदर इट्स द सेम गाय। ठीक है? बट द शेयर फैक्टर कि ये वहाँ पर डीलिंग करता था और डीईए इसके पीछे पड़ी हुई थी, तो यू कैन इमेजिन कुछ तो वहाँ पर चक्कर है व्हिच वी डोंट नो अबाउट। अमेरिकन्स ने ऑल्सो बोला है कि साहब देखो ये जो जो भी ये पन्नू के साथ हो रहा था, इनके इंडाइटमेंट में कहते हैं कि भई वो कनेक्टेड था हरदीप सिंह निज्जर के प्लॉट के साथ भी। तो उसको भी जोड़ने की कोशिश करी है, अपने जसतिंदर सिंह ट्रूडो को भी थोड़ा-सा कवर फायर देने की कोशिश करी है। बट जिस तरह से मैंने एक पूरे शो में एक पूरा डिटेल किया था कि ये जो निज्जर को ठोका गया था, वो राहत राव और तरीक करके 2 बंदे हैं, जो आईएसआई के बंदे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट राहत राव को तो किसी ने जला-जुला दिया था थोड़े टाइम पहले, तो काफ़ी उसके ऊपर भी कंस्पिरेसी बनी थी। नाउ देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है कि देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि यूएसए का जो जस्टिस सिस्टम है, उसके बारे में तो हमको पता ही है डोनाल्ड ट्रम्प किस तरह से पीछे पड़े और वो भी बाय द वे न्यूयॉर्क कोर्ट में ही उनके पीछे ये जो भी केसेस लगे हैं, वो भी न्यूयॉर्क कोर्ट्स में भी लगे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा क्लियरली बोलते हैं, ये तो जॉर्ज सोरोस फंडेड
बंदे हैं, लेफ्टिस्ट वाले बंदे हैं, तो ये ऐसे-ऐसे उल्टे-उल्टे काम करते हैं। तो वी शुड आल्सो प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि सितंबर के बाद जब इनका केस एक्चुअली आगे आएगा, तो बड़े सारे टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें और बाहर आने शुरू हो जाएँगी। देखिए और दूसरा क्या है, ये जो कोर्ट सिस्टम्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें जॉर्ज सोरोस का बड़ा इन्फ्लुएंस है, उसके लॉयर्स, जजेस, ये वो सारे कुछ है। सो पूरा लेफ्टिस्ट गेम वहाँ पर है। तो ये कहीं न कहीं भारत के ऊपर एक और प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी जब आपका अभी शेख हसीना का बांग्लादेश में गेम खत्म हो गया, तो अभी दूसरा कार्ड आपको खेलना है। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये भारत को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, ताकि भारत की तरफ से इनके इलेक्शंस के अंदर कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो और कुछ ये आराम से निकल जाए। उसमें इंटरफेरेंस कितनी होगी, नहीं होगी, उसके बारे में तो मैं कमेंट कर नहीं सकता, बट यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चलती है कि अमेरिका और भारत का ये जो डिप्लोमैटिक टसल है, ये कहीं न कहीं खत्म होता हुआ दिखता नहीं है। बांग्लादेश के चलते-चलते काफ़ी सारे टेंशन्स आगे गए हैं और आपको पता ही है अभी इस टाइम पे शेख हसीना भारत के अंदर है और भारत में बैठ के वो लगातार अमेरिका की तरफ स्टेटमेंट्स मारे जा रही हैं। और अगर आप जैसे कई कई एनालिस्ट को मैंने देखा, वो बोलते हैं कि ये वो तो अपने आप स्टेटमेंट दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखिए, शी इज़ आवर गेस्ट। हमारे अजीत दोवल साहब हैज़ बीन इन टच विद हर फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब पहले आधे घंटे में जब वो लैंड करी थी दिल्ली में, उसके बाद से अभी तक ही इज़ बीन इन टच। सो जो भी चीज़ें नैरेटिव शेख हसीना के मुँह से निकल रही हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली बीइंग डिस्कस्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी डिस्कशंस होके की जा रही हैं। तो ये एक अभी डिप्लोमैटिक गेम है। यहाँ पर कहीं न कहीं इक्वी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा भारत विद यूजिंग शेख हसीना और उनके स्टेटमेंट्स, ताकि अमेरिकन्स को भी कहीं न कहीं एक प्रेशर में डाला जाए। ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि आगे जाके जैसे अमेरिकन्स के भी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर और भी धमाल होने वाला है। तो हम लोग इसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। बिफोर आई गो, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो भी चीज़ें आती हैं अमेरिका से, आपको थोड़ा-सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेके देखना पड़ेगा, बिकॉज़ वी डोंट नो द एंटायर स्टोरी, ठीक है? यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है या किसी को भी भारत में ऐसा लगता है कि ये कोई अगर इंडाइटमेंट होगी तो भारत को बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है? ये चीज़ें तो ग्रोइंग पार्स करती रहती हैं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्टर कि हम ठोकने में विश्वास रखते हैं। ठीक है? सो जो एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन है हमारा कि भई हम किसी से ऐसे उल्टे काम करते नहीं, लेकिन बैकवर्ड प्रोजेक्शन के अंदर हमको ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि अननोन गनमैन जो छुट्टी गए हुए हैं, अभी उनकी ज़रा छुट्टी-वुट्टी खत्म करिए, 2 महीने हो गए हैं, उनको ज़रा वापस लेके आइए। अब ज़रा आप इलेक्शन से पहले तक तो ठुका रहे थे, इलेक्शन हो गया है खत्म, अभी इलेक्शन के बाद 2 महीने को होने को आया है। अभी ज़रा ठुकम-ठुकाई का सीज़न ज़रा शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर सर्दियों में ही हुआ था पिछले साल भी। तो मैं वेट कर रहा हूँ अननोन गनमैन की जो मूवमेंट्स हैं, किस तरह से वहाँ पर इधर-उधर ठुकम-ठुकाई शुरू होगी, क्योंकि इन चीज़ों का जवाब इसी तरह देना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। सो देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाएगी। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स देके आप लोग मेरी सपोर्ट कर सकते हैं। दोपहर में मिलेंगे विद आर्शिया मलिक जी, जिनके साथ मैंने जैसे आपको बताया कश्मीर के बारे में मैंने 1-2 शोज़ करे हैं, जहाँ पर मैंने एक चीज़ ली है व्हिच इज़ अ थिंग कि भई ये इलेक्शंस नहीं होने चाहिए और मैं इसका एक सपोर्टिंग पहलू भी आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आपका चॉइस है वेयर यू टेक द डिसीजन ऑन वेयर यू स्टैंड ऑन दिस पार्टिकुलर इश्यू। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।